बच्चों हम पढ़ रहे हैं हमारे सामाजिक का 5वां अध्याय न्यायपालिका, और इसके तहत हमने 2 भाग पढ़ चुके हैं हम, जिसके तहत हमने जाना है कि जो न्यायपालिका होती है उसकी भूमिका क्या होती है, साथ ही न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है, यानी कि न्यायपालिका के कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके साथ ही हम हमारे भारत के अंदर अदालतों की जो संरचना होती है उसके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही हमने ये भी देखा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की जो अवधारणा है उसका क्या मतलब है और वह भारत के लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है। इन सभी के साथ में आज हम इस अध्याय का 3रा भाग पढ़ रहे हैं, और इस भाग के तहत हम जानेंगे कि जो विधि व्यवस्था है उसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, यानी कि विधि व्यवस्था की विभिन्न प्रकार की शाखाएं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों आपने हमारे समाज में बहुत सारे मुकदमे देखे होंगे, जैसे लड़ाई का भी होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है, इसके साथ में और भी जैसे घरेलू विवाद भी हो जाते हैं। तो इन सभी मुकदमों को अलग अलग शाखाओं में बांटा जाता है, यानी कि इन मुकदमों से संबंधित विधि के अंतर्गत शाखाएं होती हैं जो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है फौजदारी कानून और दूसरे होते हैं दीवानी कानून, यानी जितने भी मुकदमे होते हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फौजदारी कानून है उनको क्रिमिनल लॉ कहा जाता है, और जो दीवानी कानून है उनको सिविल लॉ कहा जाता है। क्रिमिनल लॉ जो होता है वो सभी कानून आपराधिक होते हैं, यानी कि आपराधिक जितने भी मुद्दे होते हैं वो सब फौजदारी कानून के तहत आते हैं। इसके तहत चोरी, हत्या, डकैती, घरेलू हिंसा, अपहरण जैसे जो भी अपराध हैं वो इस कानून के अंतर्गत आते हैं फौजदारी कानून में, जबकि दीवानी कानून जो होते हैं उनको सिविल लॉ कहा जाता है। और ये जो कानून होते हैं बच्चों, ये सामान्य रूप से वो मुद्दे होते हैं जो किसी मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हों, यानी कि अधिकारों के हनन से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही हमारे जो सामान्य जनता के अधिकार होते हैं उन अधिकारों के हनन से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि अधिकारों का उल्लंघन और या फिर अवहेलना जो होती है उसके आधार में जो भी मुद्दे आते हैं, विवाद आते हैं, वो सभी दीवानी कानून के तहत आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जमीन की बिक्री होती है, यानी जमीन को बेचना होता है, खरीदना होता है, ऐसे कोई मुद्दे होते हैं जिनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। या फिर किराए के ऊपर भी, जैसे मकान मालिक और किराएदार का कोई झगड़ा हो जाता है संपत्ति को लेके, और या फिर पारिवारिक झगड़े हो जाते हैं, यानी कि परिवार के जो लोग होते हैं उनके मध्य किसी बात को, किसी संपत्ति को लेकर जो झगड़े हो जाते हैं, वो सारे विवाद सिविल कानून के तहत आते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम हमारे विधि व्यवस्था की शाखाओं को 2 भागों में विभाजित करते हैं, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। इनको हम देखते हैं अर्थ के रूप में। जो दीवानी मामले होते हैं उनको सिविल लॉ कहा जाता है। ये ऐसे मुकदमे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का हनन, संपत्ति का हस्तांतरण या अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट या फिर पारिवारिक विवाद होते हैं। ठीक है, इसके हम उदाहरण देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो तलाक का मुद्दा होता है, यानी कि जब किसी पति पत्नी में कोई विवाद हो जाता है और वह साथ नहीं रहना चाहते, तो ऐसे जो भी विवाद होते हैं वो दीवानी मामले में आते हैं। साथ ही संपत्ति से संबंधित, मान लो कोई खेत है या जमीन है या कोई मकान है जिसकी संपत्ति को लेकर 2 भाइयों में या फिर किसी दूसरे में उनसे विवाद होता है, वो संपत्ति के विवाद भी दीवानी मामलों के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कार्य होता है, यानी कि किसी भी कार्य को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है और उससे संबंधित अगर कोई समस्या होती है, कोई विवाद होता है, तो वो भी दीवानी सिविल लॉ के अंतर्गत ही आता है। जो दूसरी शाखा है वो है फौजदारी मामले। फौजदारी मामलों के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि जो आपराधिक मामले होते हैं, यानी कि अपराध से जुड़े हुए होते हैं, वो फौजदारी या क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। वे सारे मुकदमे जिनका संबंध आपराधिक कृत्यों से होता है, जैसे हत्या, डकैती, मारपीट, अपहरण करना, ये सभी किससे संबंधित होते हैं, फौजदारी कानून से संबंधित होते हैं। तो इन दोनों को बच्चों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इनको एक बार इनमें दोनों में अंतर कर लेते हैं कि ये दोनों कानून एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, फौजदारी कानून और दीवानी कानूनों का हमने अर्थ तो समझ लिया है, यानी कि फौजदारी कानून में कौन कौन से मुद्दे और विवाद आते हैं और दीवानी कानून में कौन कौन से विवाद आते हैं। साथ ही इनमें जो न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। वह अंतर क्या होता है बच्चों? वह अंतर ये होता है कि जो फौजदारी मामले होते हैं, फौजदारी मामलों के अंतर्गत सबसे पहले पुलिस के पास में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, क्योंकि वो अपराध से संबंधित होते हैं। और अपराध से संबंधित होने के बाद में सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस फिर कार्रवाई करती है, सबूतों के आधार पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को दोषी मानकर चलती है और साथ में फिर वो क्या करती है, न्यायालय में उसकी रिपोर्ट भेजती है। और फिर न्यायालय के माध्यम से जब आपराधिक दोष साबित हो जाता है तो उसकी सज़ा सुनाई जाती है, या तो जेल की सज़ा होती है, जुर्माना लगाया जाता है, कई बार जुर्माना और सज़ा दोनों ही सुना दी जाती है। तो इस प्रकार से फौजदारी कानून का ये प्रोसेस होता है। दूसरी तब जो दीवानी कानून होते हैं, यानी दीवानी मामले होते हैं जिनमें कि अधिकारों से संबंधित जो विवाद होते हैं, जो पारिवारिक झगड़े होते हैं, उनको किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज न करवाकर सीधे न्यायालय में उसकी याचिका दायर की जाती है कि भाई ये जो विवाद है इसकी, जैसे मान लो कि मकान मालिक और किराएदार का ही झगड़ा है, यानी कि कोई किराएदार है जो उस मकान में काफ़ी समय से रह रहा है और उस मकान को अपना बता रहा है, तो मकान मालिक के द्वारा जब ये विवाद का अर्जी दी जाएगी तो न्यायालय में दी जाएगी। तो ऐसे मुद्दों पर न्यायालय जब फैसला देता है तो इसमें किसी दंड के प्रावधान की बजाय एक सुलह की जाती है। सुलह के तहत न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है कि भाई मकान मालिक ने जो भी आपका किराया निश्चित किया है, किराएदार को वह किराया देके उस मकान को खाली करना चाहिए। इसी तरीके से जैसे तलाक का विवाद होता है तो तलाक में भी न्यायालय इस तरीके के मामलों को सुलझाने का प्रयास करता है। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि पति पत्नी साथ नहीं रह सकते हैं तो फिर उनका विवाह विच्छेद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों की जो कानून न्याय प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उनमें सामान्य सा अंतर है। तो एक बार हम देख लेते हैं। फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना या हत्या आदि। जबकि दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। दूसरी बात, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ये कहाँ करवाई जाती है बच्चों? पुलिस स्टेशन में। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। जबकि दीवानी मामलों में क्या होता है, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दी जाती है। इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, सीधी याचिका दी जा रही है। कहाँ पर? न्यायालय में। और अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तीसरा अंतर क्या है भाई? इसकी प्रक्रिया से संबंधित। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है या फिर जुर्माना भी किया जा सकता है। जबकि दीवानी मामलों में क्या होता है, अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया जो किराया है वो चुकाए। तो बच्चों इस तरीके से ये जो दोनों कानून हैं फौजदारी और दीवानी, इनमें अंतर है। कुछ इनके अर्थों में अंतर है, कुछ इसकी जो कानून या न्याय प्रदान की जो प्रक्रिया है उसमें अंतर है। तो मैं समझती हूँ आप इन दोनों के बीच का अंतर समझ गए होंगे। बच्चों इससे आगे हम देखते हैं कि क्या अदालत में हर व्यक्ति न्याय प्राप्ति के लिए जा सकता है? तो आप बताइए क्या होता है? बिल्कुल सही, हर व्यक्ति अदालत में जा सकता है। क्यों जा सकता है बच्चों? क्योंकि हम बार बार एक ही बात पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में कानून का शासन स्थापित किया गया है और कानून के नज़र में सभी व्यक्ति क्या हैं? समान हैं। यानी कि सभी व्यक्ति समान होने के कारण उन सभी को न्याय प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए सभी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जब भी उनको ऐसा लगता है
कि उनके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसी दूसरे के कारण उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति न्यायालय में न्याय प्राप्ति के लिए जा सकता है। ये सभी लोगों को एक अधिकार दिया गया है। सिद्धांत है, भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। न्यायालय सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका रक्षक कौन होता है? न्यायालय होता है। और इसी के तहत हमें संवैधानिक उपचार का भी एक अधिकार प्रदान किया गया है, जो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए ही बनाया गया है। न्यायालय की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए न्यायालय में जाना क्या होता है? बड़ा मुश्किल होता है। कैसे बच्चों? क्योंकि जो न्यायालय होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है न्याय प्रदान करने की, यानी कि पहले वकील किया जाता है, वकील की फीस देनी होती है। वहाँ पर जब न्यायालय के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कई दिनों के अंतर्गत तारीख दी जाती है और उनके हिसाब से वहाँ पर फैसले सुनाए जाते हैं। तो इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। और बच्चों, इस लंबी प्रक्रिया के तहत जो गरीब व्यक्ति होता है और जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो इससे क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। और ऐसी स्थिति में गरीब और अशिक्षित व्यक्ति को न्याय प्राप्ति में विलंब भी होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो न्यायालय में जा ही नहीं पाते हैं। इस समस्या के बचाव के लिए बच्चों हमारे न्यायालय के द्वारा एक बहुत ही अच्छा सा कार्य प्रारंभ किया गया है, और वह है जनहित याचिका का। जनहित याचिका क्या होती है बच्चों? जनहित याचिका का मतलब होता है जन यानी लोग, हित यानी उनके लाभ के लिए, याचिका यानी याचिका करना न्यायालय के माध्यम से। यानी कि लोग, जब कोई भी लोग किसी अन्य गरीब और अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी समूह के लिए जब याचिका करते हैं न्यायालय में, तो उसे जनहित याचिका कहा जाता है। ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे भारतीय न्यायपालिका के तहत जनहित याचिका की जो संकल्पना है उसका जन्म कौन से दशक में हुआ? तो बच्चों ये 1980 दशक के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका, जिसको PIL कहा जाता है, की व्यवस्था विकसित की थी। ठीक है। एक बार इसके अर्थ को देखते हैं, जनहित याचिका होती क्या है और इसके लाभ क्या होते हैं। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दे रखा है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, जो न्यायालय में नहीं जा सकते, जो न्यायालय की प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी संस्था न्यायालय को जनहित याचिका के माध्यम से उनको न्याय प्रदान कर सकता है। ये बात हमारे न्यायालय के माध्यम से हमें अधिकार के तौर पे दी गई है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। इसके लिए हमने पढ़ा था कि जो राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं उसमें भी याचिका दी जा सकती है, या फिर हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी ये जनहित याचिका दी जा सकती है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। जब 1980 के अंदर जब जनहित याचिका की जो अवधारणा अपनाई गई थी भारत में, तो बहुत सारे लोगों को इससे न्याय प्रदान किया गया था। और इसमें बच्चों ये भी था कि जनहित याचिका के माध्यम से जो बंधुआ मजदूर थे उनके साथ में जो अमान्य श्रम करवाया जा रहा था, यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा मजदूरी करवाई जा रही थी बंधुआ मजदूरों से। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी कि कुछ ऐसे लोगों को रख लिया जाता है जिनको आजीवन काम करवाने के लिए एक मजदूरी के ऊपर रख लिया जाता है, उसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, जो पूरे जिंदगी के लिए गुलाम होते हैं। तो ऐसे लोगों को, जो उनके साथ में जो बार बार में अमानवीय श्रम करवाया जा रहा था, उनसे मुक्ति भी दिलवाई थी जनहित याचिका के माध्यम से। और बच्चों आपको ध्यान हो तो हमारे विद्यालय में जो पोषाहार का कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो बालकों को दोपहर का भोजन मिल रहा है निःशुल्क रूप से, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं, बच्चों ये जो मिड डे मील की योजना है ये भी एक जनहित याचिका के माध्यम से ही चालू की गई है। कैसे?
हम देखते हैं कि कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने। इन तस्वीरों को आप देखिए और इन तस्वीरों का जिक्र क्या है इधर लिखा हुआ है। जैसे ये पहला चित्र है, इस चित्र के अंतर्गत जो दृश्य दिख रहा है वो एक अकाल का है और ये अकाल का पड़ा था 2001 में। 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में सूखे की वजह से लाखों लोग क्या हो गए थे, उनके सामने भारी अभाव उत्पन्न हो गया था अनाज का और लोग भूखे मरने लगे थे। 2001 के अकाल की ये चित्र देख रहे हो। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा क्या है, गोदाम है जहां पर अनाज की बोरियां रखी हुई हैं। ये गोदाम बच्चों सरकारी गोदाम है। जब 2001 में अकाल की स्थिति से राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्य जूझ रहे थे, उसी दौरान सरकारी गोदामों में बहुत सारा अनाज भरा हुआ था और बच्चों ये जो अनाज था इसे चूहे खाकर बर्बाद कर रहे थे। तो न्यायपालिका ने ये माना कि एक तरफ तो अकाल से जो मृत्यु हो रही है, जो सामान्य लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी गोदामों के अंदर अनाज क्या होता है, व्यर्थ जा रहा है, चूहे खा के उनको नष्ट कर रहे हैं। तो इन ऐसे देख के न्यायालय ने क्या आदेश दिया, ऐसी स्थिति में न्यायालय के अंदर जनहित याचिकाएं दी गई। बहुत सारे संगठनों के द्वारा, जो सामुदायिक संगठन थे, समाज के अंतर्गत लोगों ने इकट्ठे होकर जब उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को ये जनहित याचिका दी, तो न्यायालय के माध्यम से जब ये आदेश पारित किया गया। तीसरा आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। यानी कि ये जो एक संगठन है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी यानी PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय को जनहित याचिका के लिए क्या दी है, जनहित याचिका दायर की और याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत, बच्चों अनुच्छेद जो 21 है हमारे संविधान में, वो हमें जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है और याचिका के अंतर्गत ये लिखा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत जो लोग हैं वो अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहे, यानी कि उनके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, यानी कि मौलिक अधिकार उनके पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए सरकार के पास पूरे संसाधन होने के बाद में भी, संसाधन है भाई, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी अनाज रखा हुआ है, संसाधन होने के बाद में भी लोगों को संसाधन क्यों उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे, ऐसा जब न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया और फिर इस आदेश के तहत सभी सरकारों ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो छोटे बच्चे हैं वो भोजन कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सभी सरकारों ने क्या किया, रोजगार पैदा करने के लिए आदेश दिए तो रोजगार पैदा किए। साथ ही जो सरकारी दुकानें खोली गई राशन के लिए, आप देखते हो अपने आसपास में कुछ सरकारी दुकानें होती हैं जो हमें कम दामों में राशन उपलब्ध करवाती हैं। तो इस जनहित याचिका के माध्यम से सरकारी दुकानें खोली गई जिनमें कम दामों पर लोगों को राशन उपलब्ध करवाया गया। साथ ही बच्चों क्या किया गया, साथ ही बच्चों को स्कूल में भी भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई, जिसको आप अभी देख रहे हो हम पोषाहार के रूप में या मिड डे मील के रूप में भोजन लेते हैं, जो हमारे सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों को बच्चों को प्रदान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से, और दूसरी बात, इस रिपोर्ट को आगे ले जाने के लिए खाद्य आयुक्तों की भी नियुक्ति का आदेश दिया कि यानी हर राज्य में 2 खाद्य आयुक्त होंगे। ये खाद्य आयुक्त क्या करेंगे बच्चों, पूरे देश के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय सरकारों को आदेश देता है और सरकार उन आदेशों की पालना के तहत नीतियों का निर्माण करते हैं और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और उनके हितों के लिए कार्य करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लास्ट में ये देखते हैं कि जनहित याचिका जो है वो हमारे लिए किस प्रकार लाभप्रद है। कई बार परीक्षा में प्रश्न भी आ जाता है कि जनहित याचिका के ऊपर टिप्पणी कीजिए या जनहित याचिका से न्यायालय के माध्यम से किस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो जनहित याचिका द्वारा सर्वोच्च न्यायालय न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। न्यायालय सभी लोगों को, नीचे से तबके के गरीब से गरीब अशिक्षित लोगों को भी न्याय प्रदान करने की कोशिश करता है जनहित याचिका के माध्यम से।
दूसरी बात, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना, न्याय तक पहुंचना होता है। जो सामान्य सा व्यक्ति होता है, अगर वो न्यायालय तक पहुंच जाता है, इसका मतलब सभी को न्याय प्राप्त हो रहा है। और बच्चों, इसके लिए आपको बता दूं कि जनहित याचिका को इतना आसान कर दिया गया है कि किसी एक पत्र के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से भी अगर न्यायालय को सूचना दे दी जाती है, याचिका दे दी जाती है, तो न्यायालय उसके ऊपर भी क्या करता है, पूरा ध्यान देता है और उस पूरे मुद्दे को बारीकी से विश्लेषित करके उस पर अपने आदेश पारित करता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद ये कहा गया कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील सहित सभी लोगों की भी भोजन मुहैया करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। बच्चों, इसके लिए आपको पता हो कि हमारे अलग अलग राज्यों में कई निःशुल्क योजनाएं चल रही हैं, जिनके माध्यम से गरीब लोगों के लिए भोजन सुलभ करवाया जाता है। जैसे मिड डे मील योजना चल रही है, अक्षत योजना चल रही है, जिसके तहत गरीबों को भोजन प्रदान करवाया जाता है। अब बच्चों, दूसरी बात ये भी है कि ये सब तो होने के बाद में भी हम देखते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका होती है उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं। और वो खामियां कौन सी होती है बच्चों? वो खामियां ये होती हैं, एक तो कई बार होता है कि न्यायालय जब कोई फैसला सुनाता है, कुछ समय बाद में कोई दूसरा फैसला आता है, तो दोनों फैसले के जो निर्णय होते हैं वो कई बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि अलग अलग निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं। इसमें सामान्य जनता को समझ में नहीं आता कि न्यायालय के द्वारा जो पहले वाला फैसला था वो सही है या फिर जो दूसरा फैसला दिया गया था वो सही है। इसके लिए हम देखते हैं बच्चों एक छोटा सा उदाहरण क्या है कि बस्तियों या झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने का एक उदाहरण लेते हैं। अभी जो न्यायालय के माध्यम से ये बात कही गई है कि जो बस्तियां हैं, यानी जो झोपड़ी पट्टियों में जो लोग रह रहे हैं, जो सड़क के किनारे बसे हुए हैं, रेलवे लाइन के चारों तरफ बसे हुए हैं, उन लोगों को बेदखल किया जाए। ये अभी फैसला दिया गया है न्यायालय के माध्यम से। बेदखल क्यों किया जाए भाई? क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जो लोग हैं उस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह को सरकारी जगहों पे धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद में ये माना जाता है कि ये एक तरीके से घुसपैठिए की जैसी स्थिति हो जाती है, यानी कि ये लोग उस जगह पे घुसपैठिए के जैसे घुस के उस जगह पर अपना मालिकाना हक जमाने लगते हैं। ये वर्तमान का फैसला है। जबकि बच्चों, इससे पहले 1985 में एक और फैसला आया था जिस केस का नाम था ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमा। ये बम्बई नगर निगम मुकदमा था जो ओल्गा टेलिस नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, इस मुकदमे के अंतर्गत क्या कहा गया था? इस मुकदमे में कहा गया था कि न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि जो लोग झोपड़पट्टियों में और रेलवे लाइनों के चारों तरफ रह रहे हैं या नगर निगम के चारों तरफ बसे हुए हैं और वहाँ पर वो छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना रोजगार चलाते हैं, तो वह उनकी आजीविका का क्या है, एक साधन है। ठीक है, यानी कि उनके जीवन की उससे क्या हो रही है, रक्षा हो रही है। इसलिए उनका जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार, उसका क्या हो रहा है, हित हो रहा है। अगर उनको वहां से हटा दिया जाता है, यानी कि जो चारों तरफ लोग बैठकर कार्य कर रहे हैं और मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं, अगर उनको वहां से हटा दिया जाता है तो क्या होगा, उनके प्राणों पे संकट आ जाएंगे और उनका जो मौलिक अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, उसका भी क्या होगा, उसका उल्लंघन होगा। तो इस मुकदमे में न्यायालय ने क्या कहा था कि ऐसे लोगों को वहां से हटाना नहीं चाहिए। क्यों हटाना नहीं चाहिए? क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है जीवन जीने का, और जीवन जीने के अधिकार के तहत उनको अपने प्राणों की रक्षा के लिए व्यवसाय करने का भी अधिकार प्रदान किया जाता है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दो फैसले दिए हैं न्यायालय ने और दोनों फैसले ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इसी तरीके से बच्चों, न्यायालय की एक और खामी होती है, वो होती है न्याय में देरी। हम बार बार में पढ़ते रहते हैं कि न्यायालय की एक जो प्रक्रिया होती है न्याय प्राप्ति की, वह बहुत ही लंबी होती है। शुरुआत से लेके अंत तक हमने देखा था सुधा का केस, कि सुधा का केस 1980 में शुरू हुआ और 1985 में जाकर सुधा के जो अपराधी थे उनको सजा मिली, यानी कि 5 साल लगे। कई बार बच्चों, ये जो प्रक्रिया होती है ये कई सालों तक चलती है।
लगभग 10 साल 15 साल भी लग जाते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि अपराधी या तो मर गया होता है या आराम से 10-15 साल तक जिंदगी अच्छे से जी रहा होता है। यानी कि ये दूसरी कमी ये होती है न्याय में देरी। मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं, जिससे आम लोगों तक न्याय की पहुंच प्रभावित होती है। इसी देरी को ध्यान में रखकर एक बात कही गई है, और वो क्या है? इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। यानी इंसाफ का मतलब न्याय, यानी न्याय में देरी यानी न्याय का कत्ल। तो बच्चों ये कुछ खामियां हैं, लेकिन इन खामियों के अलावा हमें ये बात तो बिल्कुल पता है कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अनिवार्य होती है। तो चलिए बच्चों, आज हमने ये पूरा अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और हम देखते हैं कि हमने 3 भागों के तहत इस अध्याय में क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया, कौन कौन से बिंदु हैं जिन पे हमने चर्चा की। एक बार हम दोहरान कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा न्यायपालिका की भूमिका, यानी कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है और भारत देश में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। दूसरा, हमने न्यायालयों के जो कार्य थे, यानी न्यायपालिका के जो कार्य थे उनके बारे में पढ़ा था कि न्यायपालिका के जो 3 कार्य होते हैं, सबसे पहले विवादों का निपटारा, फिर न्यायिक समीक्षा करना, और तीसरा कार्य था कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। फिर हमने पढ़ा स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या मतलब होता है और लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों होती है। भारत की अदालतों की संरचना के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने भारत की अदालतों की संरचना को 3 स्तरों में पढ़ा: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ या जिला न्यायालय। इन तीनों न्यायालय के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। साथ ही हमने विधि व्यवस्था की शाखाओं का इस अध्याय में अध्ययन किया, जिसमें हमने 2 शाखाओं के बारे में चर्चा की, यानी फौजदारी कानून और दीवानी कानून। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि अपील करना किसे कहा जाता है और जनहित याचिका क्या होती है और जनहित याचिका से क्या लाभ होता है। और अंत में हमने कुछ मुद्दों का भी जिक्र किया, यानी कि हमने कुछ विवाद का जिक्र किया था, जैसे सुधा का जिक्र किया था। सुधा का जो मुद्दा था उस पे हमने अपील करने के माध्यम से देखा था। इसके अलावा हमने जिक्र किया था ओल्गा टेरेस विवाद का, जिसमें हमने जीवन के अधिकार के हनन को जो पढ़ा था। तो इस प्रकार से हमने कुछ जो मुद्दे थे उनका भी हमने जिक्र किया, जो विवाद थे, जो न्यायालय के द्वारा फैसले सुनाए गए थे, और इन सभी के आधार पर हमने इस पूरे अध्याय को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ बच्चों ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसके तीनों भागों को अच्छे प्रकार से देख के अब इसका आगे आने वाला जो भाग होगा वो इस पूरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा। तो मैं समझती हूँ वो प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।